डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस बायोलॉजी क्लास में, जिसके अंदर में आपको जो हमने सेल चैप्टर पढ़ाया था उसका मैं रिवीजन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को और हम रिवाइज करते हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो देखो, सेल का हम लोग ने डेफिनेशन देखा था कि सेल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ही कहलाता है सेल, जिसका डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट जिनका नाम है स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने मिलकर के बनाया था 1839 में। एक ने जो है 1838 में और एक ने 1839 में बताया था कि प्लांट जो है वो सेलुलर होते हैं, तो फिर बताया गया था कि एनिमल जो है वो सेलुलर होते हैं। इस तरीके से पहला नियम बन करके तैयार होता है कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स होता है, यानी कि जितने भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सभी के सभी मिलकर बने होते हैं सेल से। और इस सेल थ्योरी का दूसरा जो नियम है वो ये है कि जो भी सेल होते हैं, नए सेल, वो पहले से मौजूद सेल से ही जो है निकलते हैं, अराइज होते हैं। और ये सेल थ्योरी तीसरी बात बोलता है क्या, कि जितना भी लाइफ होता है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल। यानी कि सेल थ्योरी से हमारा जो है डेफिनेशन भी निकलता है। तो ये दोनों इफेक्ट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट्स आप लोग ध्यान रखोगे। और आगे देखो, अभी हम लोग बात करेंगे ये जो हमने सेल का डिस्कशन किया इसके टाइप्स के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ या फिर अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अब्सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है दो टाइप के सेल को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि सेल के दो टाइप्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखना आप लोग, कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तीसरा फैक्ट ध्यान रखो कि उसके अंदर में जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, वो न्यूक्लियस सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसका एग्जांपल में ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सभी के सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। वही अगर हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का, तो इसके बारे में फैक्ट ध्यान रखो, नंबर 1, कि इसमें जो है आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। और इसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें ऐसे भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ही नहीं बल्कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें डीएनए मौजूद रहता है और वो डीएनए जो है क्रोमोसोम्स के अंदर में मौजूद होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उन सभी का सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दो प्रकार के दूसरे आधार पर, यानी कि जीवों का जो आपका प्रकार है, लाइफ फॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं कि सेल का क्या क्या प्रकार होगा, तो उसका जो है आपका दो प्रकार हो जाएगा। एक है प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट जो है एक जीव हो गया। दूसरा है एनिमल सेल, तो जीव का दूसरा प्रकार हो गया एनिमल। तो इसके आधार पर भी दो प्रकार के सेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में कुछ फैक्ट्स और एनिमल सेल के बारे में कुछ फैक्ट्स, एक दूसरे का कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, प्लांट सेल के अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होता है। दूसरी बात की, प्लांट सेल के अंदर में सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर जो है क्रोमोप्लास्ट का हमने बात किया, तो ये तीनों जो है पाए जाते हैं प्लांट में, जबकि एनिमल में ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखो कि प्लांट के अंदर में जो वैक्यूल होता है वो सिंगल होता है और बड़ा होता है। कभी कभी तो ये 90% ऑफ द प्लांट सेल हो सकता है, जबकि एनिमल में क्या होता है कि ये छोटा होता है और कम मात्रा में होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है सेल के अंदर में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स का स्टडी करेंगे, एक एक करके जो है इन सभी के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो आपका जो है इरेगुलर ट्यूब से मिलकर के बना हुआ एक जो है आपका
ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसका दो प्रकार मैंने बताया था, RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही मैंने जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताया कि डिस्कवरी जो है किसने किया था, तो पैलेट और थॉमसन का मैंने नाम बताया था। या फिर आप लोग जो है देखो 3 नाम याद रखो, पोर्टर, पैलेड और इसके अलावा जो है फुल्लम। तो ये 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखो कि ये तीनों नाम जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम किसने दिया, तो पोर्टर ने दिया था। डिस्कवरी हुआ था 1945 में, 1945 में, जबकि इसका नाम पोर्टर ने दिया था 1953 में, 1953 में। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्जी एपरेटस का। तो इसका डिस्कवरी जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है ये जो आपका एंजाइम को बनाता है और इसको जो है सीक्रेट करता है, यहाँ से जो है बहुत सारे विस्कल्स वैक्यूल्स वगैरह बन करके और ये जो है आपके निकलते हैं, मतलब बाहर गोल्जी एपरेटस से सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका जो है सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में कि राइबोसोम और इसके अलावा जो है उसका खुद का डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें से कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और साथ ही साथ उसको जो है स्टोर करके रखता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल होता है जो कि पूरे सेल के अंदर में जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको कमांड करता है। और साथ ही साथ जो है न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहते हैं। और यही जो है आपका जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जो आपका ड्यूरिंग सेल डिवीजन ट्रांसफर होता है। अब अगला है आपका लाइसोसोम, जो कि अभी अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ाया था। लाइसोसोम जो होता है आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। और ये जो है क्या करता है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, यानी सेल के अंदर में डाइजेशन करता है। कभी कभी तो ये सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग। ठीक है, और बाहर से जो भी सबस्टांसेस आते हैं, फॉरेन सबस्टांसेस आते हैं, उन सभी को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का बाद काम करता है। अगला है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो आपका जो है सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है, साथ साथ जो उसको रेगुलेट करता है, ये ध्यान रखना है। राइबोसोम जो होता है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है और खुद भी प्रोटीन से ही बना होता है। आगे बात करेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को बचाता है और साथ ही साथ जो है सेल का एक निश्चित शेप प्रदान करता है। ठीक है, अगला बात है सेल वॉल का। सेल वॉल जो होता है वो आपका क्या करता है कि प्लांट सेल को जो है मैकेनिकली स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। अगला है राइबोसोम, तो मैंने पढ़ा दिया था। अगला है क्लोरोप्लास्ट, सॉरी। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहां पर क्या होता है कि ये एक प्रकार का प्लास्टिड होता है, जो कि अगेन एक सेमी आपका जो है ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और लास्ट वन है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल को टर्जिडिटी यानी कि उसको जो है फैलने का एक कैपेसिटी प्रदान करता है और साथ साथ जो है रिजिडिटी यानी कि सख्तता प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो है हमने बहुत ही शॉर्ट में सेल चैप्टर का 9th क्लास का रिवीजन किया। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया। ये वीडियो जो है 9th ही नहीं बल्कि 8 वालों के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, काफी जो है उपयोगी है। सो एक बार अगेन थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही आप लोग जो है यूट्यूब पर आकर के डेली हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए। और कोरोना के इस महामारी की घड़ी में आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच अगेन।